अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस बार प्लेलिस्ट में आप सभी क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए लेकर आई हूँ सब्जेक्ट इकोनॉमिक के सारे जो चैप्टर्स हैं, जितने भी बोर्ड एग्जाम में चैप्टर पूछे जाते हैं वो कंप्लीट चैप्टर में आपको अब वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। क्योंकि इकोनॉमिक एक बहुत टफेस्ट सब्जेक्ट है और बच्चे इनसे डरते हैं। टफ नहीं है, हम इसे अगर सीखेंगे और सही लैंग्वेज में सीखेंगे तो ये सब्जेक्ट बहुत आसान बन जाएगा। तो मेरे साथ सभी जुड़े रहिएगा। मैं अब आपको रोजाना हर एक चैप्टर करवाने वाली हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 करके चैप्टर्स बड़े होते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन विद नोट्स। यहाँ पर सारे आपको नोट्स बने हुए मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी कॉपी में बनाना है, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे समझकर इसे सॉल्व करना है। तो आप लोग क्लास 12th के इकोनॉमिक सब्जेक्ट को बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अभी जो मैंने सबसे पहला जो चैप्टर आपको समझाने के लिए लिया है वो है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। कितने नंबर में आता है? तो इसका जो वेट है वो है 6 मार्क्स। कितने नंबर में आता है? ये 6 नंबर में पूछा जाता है। अब मैंने ये पहले इसलिए लिया है क्योंकि देखिए इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है और उसमें चैप्टर वैसे तो बहुत बड़े-बड़े हैं, नंबर्स भी उनके ज़्यादा है, लेकिन ये जो चैप्टर है ये ईजी भी है और नंबर भी इसके 6 है। इसलिए मैं आपको वो करवाऊंगी जो आप कर सकते हैं। जब आप लोग इतने काबिल हो जाएंगे कि हाँ अब हम पास हो सकते हैं, तो फिर हम एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है जो चैप्टर है उन्हें करेंगे जो थोड़े टफ है। तो पहले हम सिंपल से शुरुआत कर रहे हैं ताकि आप लोग कम से कम इतना तो कर लें कि पास हो जाए। तो शुरुआत करते हैं सरकारी बजट वाले चैप्टर से। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि आने वाली जितनी भी इकोनॉमिक की वीडियोस है चैप्टर वाइज आपको मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे और प्रैक्टिस के लिए आपको पोस्ट में जाकर देखना है, वहां पर क्वेश्चन भी आपको वहीं पर मिलेंगे। सो शुरुआत करते हैं। आज का जो इस चैप्टर का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सरकारी बजट का अर्थ। क्या होता है? देखो नाम से ही समझ आ रहा है, सरकारी मतलब सरकार का। बजट आप लोग सभी डेली वर्ड सुनते हैं। बजट क्या होता है? मान लो हम कोई पिकनिक पर जाने वाले हैं या कुछ भी काम करेंगे तो पैसों का हम क्या बना लेंगे, पहले से एक बजट बना लेंगे कि पैसा हमें कितना यूज करना है, उसे हम क्या कहते हैं? बजट। अब वही बजट अगर कौन बनाती है? सरकार बनाती है, तो उसे हम क्या कहना शुरू कर देते हैं? सरकारी बजट। इसकी एक डेफिनेशन आती है एग्जाम में, स्टार बनाकर इस क्वेश्चन को आपको याद रखना, 2 नंबर में पूछी जाती है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है आगामी वर्ष। आगामी मतलब आप मुझे एक बात बताइए, क्या बजट कभी भी बीते हुई चीजों के लिए बन सकता है? नहीं ना। मतलब कल आपने क्या किया उसके लिए आप बजट बनाएंगे नहीं। बजट क्यों बनाते हैं? आप कोई पिकनिक पर जाने वाले हैं तो बजट हमेशा आगे के लिए बनता है। मतलब आज बजट बना रहे हैं तो वो बजट शायद कल का हो सकता है, या मतलब आने वाले कल का ही होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? आगामी वर्ष। तो सरकार भी जो बजट बनाती है, मान लो इस साल अगर बजट बन रहा है तो वो बजट आने वाले साल का होगा, इसलिए उसे क्या कहा है? आगामी बजट। तो आगामी वर्ष के लिए सरकार की मतलब हर चीज में आपको वर्ड यूज करना है सरकार, क्योंकि चैप्टर का नाम है सरकारी है। सरकार की आय व्यय, आय मतलब जो पैसा आपके पास आता है, व्यय यानी खर्चा। आय व्यय का अनुमान मतलब एक अंदाजा लगाया जाता है, और आर्थिक नीति का विस्तृत ब्यौरा क्या कहलाता है? सरकारी बजट कहलाता है। ये छोटी सी डेफिनेशन क्या याद करेंगे आप? आगामी वर्ष के लिए सरकार की आय व्यय का अनुमान एवं आर्थिक नीति का विस्तृत ब्यौरा क्या कहलाता है? सरकारी बजट। यही तो हमारे भी बजट में होता है। हम भी क्या लिखते हैं उसमें? कितनी इनकम है, कितनी आप खर्चा करेंगे, बस सरकार भी उसे लिख देती है, उसे हम क्या कहना शुरू कर देते हैं? सरकारी बजट। अब ये आपको याद करना है, स्टार बनाइएगा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट टॉपिक 2, सरकारी बजट की विशेषताएं या फिर उद्देश्य या फिर महत्व, सभी एक ही है, कुछ भी अलग से नहीं करना। ये क्वेश्चन 4 नंबर में या 3 नंबर में आता है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। अब हमें इसमें इसके पॉइंट समझा देती हूँ। आपको जितने भी क्वेश्चन लिखना है वो हेडिंग बनाकर लिखना है। मैं आपको समझाऊंगी कि आपने कैसे हेडिंग में लिखेंगे। हिसाब देता क्या मतलब इसका? हिसाब मतलब समझते हैं आप लोग? मान लो हमारे घर बोलते हैं ना कि आपको पैसे दिए जा रहे हैं, आपको हिसाब देना होगा, उसे हम कहते हैं हिसाब देता। सरकार भी बजट बना रही है तो सरकार को भी हिसाब तो देना होगा। तो कैसे? हिसाब देता का मतलब है कि जितना पैसा बजट में हमने बताया ना कि लिखना आय व्यय, जितना व्यय बजट में लिखा गया है उससे ज्यादा अगर वो खर्चा कर देती है सरकार, तो सरकार को क्या देना पड़ जाती है? हिसाब देना पड़ जाता है। इसे ही क्या कहा है? हिसाब देता। दूसरा है आर्थिक नियंत्रण। इसका क्या मतलब है? देखिए अगर हम पहले से फिक्स कर लेते हैं कि मुझे इस जगह पर इतना खर्चा करना है, तो वहां पर उस चीज में क्या होना शुरू हो जाता है? कंट्रोल। मतलब पैसा हम एक लिमिट में खर्चा करेंगे, उसे ही क्या कहा है? आर्थिक नियंत्रण। फिर है आर्थिक नीति। इस बजट में क्या लिखी जाती है? आर्थिक नीति भी लिखी जाती है। अभी ये तो मैंने आपको बताया, बजट होता ही क्या है? बजट आय व्यय का अनुमान होता है, मतलब कितना पैसा आएगा, कितना हम खर्चा करेंगे, इसका एक अंदाजा लगाना बजट कहलाता है। आर्थिक स्थिति, बजट से हमें क्या पता चल जाती है? हमारी कंडीशन, कि हम कितना आय का मतलब कितनी इनकम होगी, कितना खर्चा होगा, ये हमें अंदाजा लग जाता है। अब ये तो हमने ये पॉइंट समझे। अब इसे बात करते हैं लिखेंगे कैसे। शुरुआत देखिए, क्वेश्चन समझे क्या लिखा हुआ है? सरकारी बजट की विशेषताएं। हम इसे यहाँ पर मैं आपको एक लिखकर बताती हूँ। हमारा क्वेश्चन है कि सरकारी बजट की विशेषताएं। ठीक है, अब शुरुआत कैसे करेंगे? तो हमने मान लो डाला, उत्तर डाल दिया, अब लिखना है हमें। तो हम पहले लाइन ये लिखते हैं, आपको याद भी होगी कि सरकारी बजट की विशेषताएं निम्नलिखित है, ये हम लिखेंगे। देखिए एक फॉर्मेट मैटर करता है एग्जाम में, अच्छे नंबर लाने के लिए फॉर्मेट में लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सही से लिखेंगे तभी सामने वाला वो पूरा चेक करेगा और नंबर देगा। तो पहले हमने अच्छे तरीके से हेडिंग डाल दी। अब पहली हेडिंग मैंने आपको दी थी हिसाब देता, तो आप यहाँ पर उसे ब्लैक पेन से हिसाब देता की हेडिंग डालेंगे, पॉइंट में नहीं लिखना है। फिर अब पहली लाइन कैसे लिखे? देखो बहुत आसान है, कुछ याद नहीं करना, इसी से हम लाइन बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है? सरकारी बजट की विशेषताएं, या मान लो आ जाता है उद्देश्य या महत्व, जो भी आए वहां से आपको वर्ड उठाना है। यहाँ लिख देंगे कि सरकारी बजट की महत्वपूर्ण या प्रमुख लिख देंगे, प्रमुख विशेषताएं, या फिर आ जाए क्वेश्चन में उद्देश्य, या फिर है महत्व, क्या है? हिसाब देता है। अब आगे आप इसमें मन से लिख सकते हैं, इसका जो मीनिंग मैंने आपको याद करवाया वो लिख सकते हैं कि सरकार को जितना भी वो खर्चा कर रही है उसका क्या देना पड़ता है? हिसाब देना पड़ता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? हिसाब देता कहते हैं। आई होप समझ में आ गया। जितने भी बाकी के पॉइंट है आपको इस तरीके से हेडिंग बनानी है। पहली लाइन आप इसी में से लिखेंगे, दूसरी उनका मीनिंग लिख देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये आईएमपी है, बस लिखना है कि सरकार को जितना भी वो खर्चा करेगी उसका हिसाब देना पड़ता है। खर्चों पर क्या करना पड़ता है? कंट्रोल, जो किसकी सहायता से हम कर सकते हैं? बजट की सहायता से कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की। ये टॉपिक भी हमारे लिए जरूरी है। टॉपिक क्या है? सरकारी बजट निर्माण की प्रक्रिया। अब इसे समझते देखिए, मैंने यहाँ पर पहले तो ये हेडिंग लिख दी है, सिर्फ ये आपको याद करना, लिखने का तरीका दूसरा आपको समझाऊंगी। प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? बनाना, मतलब उस चीज को कैसे बनाया जाता है, बजट बनता कैसे, सरकार कैसे बनाती है, वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ वर्ड्स जो मैंने हाईलाइट करे वो याद रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्टिव बनते हैं आपके, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं एग्जाम में 32 मार्क्स के। ऑब्जेक्टिव अलग से याद नहीं करते, अगर आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप ऑब्जेक्टिव बहुत आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखा है कार्यकारिणी सभा द्वारा क्या तैयार किया जाता है? बजट तैयार किया जाता है। मतलब बहुत सारी अलग अलग सभा होती है, वो क्या बनाती है? सबसे पहले बजट बनाती है। नाम उसका ध्यान रखें, कार्यकारिणी सभा द्वारा सबसे पहले क्या किया जाता है? बजट तैयार किया जाता है। पहली स्टेप, क्योंकि देखिए स्टेप लाइन बाय लाइन नहीं आती है। आप इन्हें ऐसा नहीं कर सकते कि ये पहले लिख दिया ये बाद में नहीं, लाइन से लिखाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस है ना। तो नेक्स्ट है वित्त मंत्री द्वारा परिषद में प्रस्तुत। अब ये वाला वर्ड आपको रट लेना है,
बजट को प्रस्तुत कौन करता है? वित्त मंत्री करता है। कौन करता है? वित्त मंत्री। बोले एक बार रिपीट करें मेरे साथ, बजट को प्रस्तुत कौन करता है? वित्त मंत्री। अब इसे समझे कि देखिए सबसे पहले तो सभा ने बजट बनाया, अब बजट बन गया, अब उसे प्रस्तुत कौन करेगा? वित्त मंत्री। उसे कहाँ प्रस्तुत करेगा? परिषद में। उसने प्रस्तुत करा, फिर वित्त मंत्री द्वारा, अब देखिए बजट प्रस्तुत हो गया, वैसा तो है नहीं कि पूरा बजट एकदम देखिए पूरा देश का बजट है, तो उसके लिए क्या होगा? विचार विमर्श, यानी आपस में लोग बहस करेंगे कि ये पॉइंट इसमें क्यों आया, ये पॉइंट इसमें क्यों आया, ऐसा मतलब बहस होगी, उसे हम क्या कहते हैं? विचार विमर्श होंगे। फिर बहुत सारे बजट बनते हैं, एक ही बजट नहीं बनता, बहुत सारी कमेटी जो होती है, ग्रुप जो होते हैं वो अलग अलग बनाते हैं। उन सब पर वहाँ पर वो जो टीम होती है, उनके जो बजट है, बहस के बाद, विचार विमर्श के बाद उन पर क्या की जाती है? वोटिंग की जाती है, कौन सा बजट हमें पास करना है, मतदान जिसे हम कहते हैं। फिर उसके बाद फाइनली जब हमारा लोकसभा की स्वीकृति के बाद अगर बजट बन जाता है, तैयार फिक्स हो जाता है, उसके बाद संसद में प्रस्ताव पारित होता है, उसके बाद बजट का क्रियान्वयन होता है, मतलब बजट को लागू किया जाता है। ये हमारे पॉइंट हुए। अब बात करते हैं लिखे के। तो हम याद करना है कि सबसे पहले कार्यकारिणी सभा ने बजट बनाया, उसके बाद वित्त मंत्री ने परिषद में प्रस्तुत किया, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है वित्त मंत्री ने क्या कहेंगे? लोकसभा में बहस होगी, विचार विमर्श होगा, फिर उस पर वोटिंग होगी, संसद में प्रस्ताव पारित होगा और बजट का क्रियान्वयन होगा। ये तो हमने याद कर लिया। अब हम इसे लिखेंगे कैसे? मैं फिर से आपको समझाती हूँ। लिखना वापस से लिखना मैटर करता है, एक सही फॉर्मेट में लिखना। क्वेश्चन क्या है? बजट निर्माण की प्रक्रिया। तो हम लिख देंगे प्रक्रिया निम्नलिखित है। आप चाहें तो जितनी भी हेडिंग मैंने दी है वैसे बॉक्स में लिख दें लाइन से, और इस तरीके से एरो बनाकर एक डायग्राम बना दे। सबसे पहले चार्ट बनाकर लिखेंगे तो एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। अब इनकी जो हमने हेडिंग यहाँ पर बनाई है, सबसे पहले वो यहाँ हेडिंग डाल देंगे। सबसे पहले कि कार्यकारिणी सभा द्वारा बजट तैयार, ऐसा डाल दिया। अब हमें उसकी डिटेल लिखना है क्योंकि बड़ी जितने भी क्वेश्चन है ऐसे ही लिखे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले आप किसी की भी प्रक्रिया लिख रहे हैं, स्टेप किसी की भी लिख रहे हैं, सबसे पहला वर्ड आपके दिमाग में क्या आएगा? सर्वप्रथम। सबसे पहला ही वर्ड आपको क्या लिखना है? सर्वप्रथम। क्या लिखेंगे? सबसे पहला वर्ड सर्वप्रथम। सर्वप्रथम क्या करते हैं? सर्वप्रथम, बस यही वापस से ये लिखना है। सर्वप्रथम कार्यकारिणी सभा द्वारा बजट तैयार किया जाता है। ठीक, ये हमने लिख दिया, ये हो गई कंप्लीट एक लाइन। बस एक वर्ड हमने ये लिख दिया ना, ये उस पर जोर डालेगा कि हाँ बच्चों को लिखना आता है। अब ध्यान रखिएगा बजट दोनों ही लैंग्वेज में बनते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। कभी कभी ऑब्जेक्टिव बनता है कि बजट कौन सी भाषा में बनता है, याद रखें अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषा में बजट बनता है। अब दूसरे पॉइंट लिखेंगे, ये हो गया ना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि वित्त मंत्री द्वारा परिषद में प्रस्तुतियां लिख देंगे। ये वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत, ये आपको हेडिंग पूरी डालना है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। अब यहाँ से मेन चीज शुरू होती है। अब इसे लिखना अगर आप एक बार सीख गए, मैं गारंटी देती हूँ किसी की भी प्रक्रिया बहुत आसानी से लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे? पहले पॉइंट में हमने डाला सर्वप्रथम। अब क्या करें? अब हमें ना चेन जोड़नी है। आपने देखा एक चेन से दूसरी चेन, दूसरी चेन से तीसरी चेन को जोड़ा जाता है, ऐसे ही पहले पॉइंट से हम इस पॉइंट को जोड़ेंगे। क्या लिखेंगे? शुरुआत से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कार्यकारिणी सभा द्वारा बजट तैयार करने के उसके बाद एक वर्ड लिखना है आपको पश्चात। ठीक है, क्या वर्ड है? पश्चात। के कार्यकारिणी सभा द्वारा बजट तैयार करने के पश्चात वित्त मंत्री द्वारा बजट को प्रस्तुत किया जाता है। ये हमारी लाइन बन गई। कैसे? इसमें हमने पहले ये जोड़ा, एक पश्चात वर्ड डालकर ये जोड़ दिया। फिर ये पॉइंट जब लिखेंगे तो फिर वित्त मंत्री द्वारा परिषद में प्रस्तुत करने के पश्चात वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में विचार विमर्श किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट विचार विमर्श के पश्चात मतदान किया जाता है। फिर ऐसे ही पश्चात वर्ड डालकर आपको ये सारी की सारी चेन की तरह बनानी है। पहले इस पॉइंट में ये वाला, फिर उसके नीचे वाले में ये वाला, ऐसे जोड़ते जाना चेन की तरह। आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब लास्ट वाला जब भी आखिरी का पॉइंट लिखे तो आप एक वर्ड डालेंगे अंत में। क्या वर्ड होगा? अंत में बजट का क्रियान्वयन किया जाता है। और इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक 4, बजट के प्रकार। अब वापस से हम पढ़ेंगे क्या है क्वेश्चन हमारा? बजट के प्रकार। तो कैसे पढ़ेंगे इसे? बजट के प्रकार ध्यान रखिएगा, ये भी आएंगे, ये हमारा टॉपिक 4 है। बजट के प्रकार यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। एक होता है संतुलित बजट, असंतुलित बजट, सामान्य बजट, पूंजीगत बजट और अंतिम बजट। बहुत आसान शब्दों में मैंने इनके मीनिंग समझाए हैं। संतुलित बजट क्या होता है? देखो पहले बजट में क्या लिखते हैं हम, याद रख लो, आय और व्यय। ठीक है, आय मतलब आना, व्यय यानी खर्चा। तो संतुलित बजट नाम से ही समझ में आ रहा है, संतुलित यानी बैलेंस। जब आय और व्यय समान होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित बजट। जस्ट इसका उल्टा, आय और व्यय समान नहीं होती है यानी असमान होती है, उसे हम क्या कहते हैं? असंतुलित बजट। सामान्य बजट क्या होता है? जो सामान्य परिस्थिति में बनाया जाता है उसे हम सामान्य बजट कहते हैं। असंतुलित बजट दो टाइप्स के होते हैं, एक घाटे का बजट और एक होता है आधिक्य का बजट। ये रटना है आपको, रट लो बिल्कुल इसे। असंतुलित बजट के दो प्रकार है, एक तो घाटे का बजट और एक आधिक्य का बजट। घाटे मतलब समझते हैं आप लोग, लॉस में जाना। लॉस में हम कैसे जाते हैं? जब व्यय अधिक हो और आय कम हो। जब व्यय अधिक हो और आय कम हो तो उसे हम घाटे का बजट कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा, जब व्यय कम हो और आय अधिक हो उसे हम आधिक्य का बजट कहते हैं। नेक्स्ट है पूंजीगत बजट। पूंजीगत बजट क्या होता है? जिसमें केवल पूंजीगत मत सम्मिलित की जाती है, उसे हम पूंजीगत बजट कहते हैं। अंतरिम बजट विशेष परिस्थिति में, हाँ ये ध्यान रखना, ये विस्तार बनाइए, जो विशेष परिस्थिति में बनाया जाता है और कुछ महीनों के लिए बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अंतरिम बजट। ध्यान रखिएगा बजट पूरे एक साल का बनता है, लेकिन अंतरिम बजट कुछ महीनों का बनता है। अब ये तो हो गई लिखने की बात, समझ में आ गई, चार्ट ये नोट्स बनाना है। अब बात करते हैं एग्जाम में कैसे लिखें। उसके लिए मैंने आपके लिए बहुत प्यारा सा एक फॉर्मेट बनाया है, सबको आपको इसमें लिखना है, आप इतना बड़ा लिख सकते हैं। जिस भी बजट का आप मीनिंग लिख रहे हैं, यहाँ से उठाई मान लो संतुलित, तो यहाँ जाएगा संतुलित बजट उस बजट को कहते हैं जिसके अंतर्गत, अब यहाँ अंतर्गत में क्या है लाइन जो ब्लू पेन से लिखी है, जिसके अंतर्गत आय और व्यय कैसे होते हैं? समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? संतुलित बजट कहते हैं। ऐसे ही असंतुलित बजट उस बजट को कहते हैं जिसके अंतर्गत आय और व्यय असमान होते हैं, उसे असंतुलित बजट कहते हैं। ये हो गया कंप्लीट, ये पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देखिए मैं जो क्वेश्चन करवा रही हूँ 2 नंबर में भी अलग से पूछ लिए जाते हैं, बड़े ध्यान से करिएगा इनको। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक 5, घाटे के बजट के प्रकार। अभी मैंने समझाया घाटे का बजट क्या होता है, जिसमें व्यय अधिक होती है और आय कम होती है, उसे हम घाटे का बजट कहते हैं। इसके प्रकार है, एक होता है बजटीय घाटा, राजस्व घाटा, मौद्रिक घाटा और राजकोषीय घाटा। बजटीय घाटा क्या होता है? जिसमें राजस्व तथा पूंजीगत खातों में आय व्यय का अंतर लिखा जाता है, उसे बजटीय घाटा कहते हैं। राजस्व घाटा जिसमें राजस्व प्राप्ति एवं व्यय में अंतर लिखा जाता है, उसे राजस्व घाटा। मौद्रिक घाटा आरबीआई की शुद्ध शाख में वृद्धि होती है, उसे मौद्रिक घाटा कहते हैं। और राजकोषीय घाटा बजट और उधार को मिलाकर जो घाटा बनता है उसे हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, अब इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे? घाटा यानी सरकार को घाटा होना, लॉस में जाना, उसके प्रभाव क्या होंगे खुद ही सोचिए। मुद्रा का चलन वेग बढ़ेगा। अब चलन वेग बढ़ने का मतलब क्या है कि मुद्रा को ज्यादा छापा जाएगा, और क्योंकि हमें घाटे को पूरा करना है, कंप्लीट करना, पूर्ति करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं? मुद्रा का चलन वेग यानी मुद्रा नोट छापे जाते हैं बहुत ज्यादा। फिर निजी निवेश को प्रोत्साहित यानी बोला जाता है कि आप अपना निजी निवेश करो। और आर्थिक नियंत्रण इसमें क्या हो जाता है? आवश्यक, यानी पैसों पर नियंत्रण इसमें आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सरकार कहाँ जा रही है? घाटे में जा रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी बजट के प्रकार। अभी जो मैंने इसके पहले वाली वीडियो में था वो बजट के प्रकार थे और ये है सरकारी बजट के प्रकार। सरकारी बजट दो प्रकार के होता है, राजस्व बजट, एक होता है पूंजीगत बजट। राजस्व बजट क्या होता है? राजस्व प्राप्ति एवं व्यय का लेखा जिसमें किया जाता है वो राजस्व बजट कहलाता है। पूंजीगत प्राप्ति एवं व्यय का लेखा जिसमें किया जाता है वो पूंजीगत बजट कहलाता है। ठीक है, अब समझे, राजस्व मतलब नॉर्मली जो सरकार के खर्चे होते हैं जिससे सरकार की संपत्ति नहीं बढ़ती है, ना ही उनके दायित्व बढ़ते हैं, कुछ नहीं बढ़ता है, उसे हम सिर्फ राजस्व बजट कहते हैं। जबकि पूंजीगत बजट में पूंजीगत प्राप्ति एवं व्यय जिस सरकार की उधारी या फिर सरकार की संपत्ति बढ़ती है उसे हम पूंजीगत बजट कहते हैं। राजस्व बजट में क्या लिखते हैं? राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय। पूंजीगत बजट में पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय। अब राजस्व प्राप्ति क्या होती है? राजस्व प्राप्ति जो सरकार की ना दायित्व बढ़ाती है और ना ही संपत्ति, अभी मैंने समझाया, जिससे सरकार की ना तो दायित्व बढ़ते हैं ना ही संपत्ति बढ़ती है उसे राजस्व प्राप्ति, और जिससे सरकार की उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ती उसे राजस्व व्यय। पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है? जिससे देनदारी बढ़ती है और परिसंपत्ति कम होती है उसे पूंजीगत प्राप्ति, और पूंजीगत व्यय जिससे देनदारी कम और परिसंपत्ति में वृद्धि होती है उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। टॉपिक 7, सरकारी प्राप्ति का वर्गीकरण। मतलब प्राप्ति कितने प्रकार की होती है, एग्जाम में आता है। सरकारी प्राप्ति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार के भी समझाया, एक राजस्व प्राप्ति, एक होती है पूंजीगत प्राप्ति। मीनिंग कहां से ये रहा? राजस्व प्राप्ति का ये रहा, पूंजीगत प्राप्ति का ये रहा। आप यहाँ ऊपर देख लीजिएगा, नीचे का आंसर अपने आप हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक और सबसे ज्यादा आईएमपी टॉपिक, सार्वजनिक व्यय या सरकारी व्यय क्या होते हैं? सार्वजनिक व्यय या सरकारी व्यय, सरकारी यानी जितने भी सरकार जो खर्चे करती है उसे हम, या जितने भी जनता के लोगों के लिए खर्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सार्वजनिक व्यय। अर्थ इसका आता है सरकार द्वारा किए जाने वाले सारे के सारे खर्चे, समस्त खर्चे, वो क्या कहलाते हैं? सरकारी व्यय या सार्वजनिक व्यय, जिसका उपयोग देश का हर एक व्यक्ति कर सकता है उसे हम कहते हैं सार्वजनिक यानी सोशल। किसी कोई एक उस पर हक नहीं जता सकता उसे हम कहते हैं सरकारी व्यय। वो व्यय कैसे होते हैं उनके उदाहरण याद रखना। सड़क जो सरकार बनाती है उसका, या पुल बनाती है, या राष्ट्रीय की जो सुरक्षा देती है, इन सब पे जो पैसा खर्चा होता है वो सारा का सारा सरकारी व्यय या सार्वजनिक व्यय कहलाता है, और जिस पर किसी एक का अधिकार नहीं होता, सब उसका यूज कर सकते हैं। अब इस सरकारी व्यय का वर्गीकरण दो हिस्सों में बांटा है, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। अब भी समझाया ये भी कि उत्पादन क्षमता, जिससे सरकार की उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ती उसे राजस्व व्यय, और सरकार संपत्ति में वृद्धि होती है उसे पूंजीगत व्यय। अब इनके ना ये जो पॉइंट है ये बहुत उदाहरण यानी मदे भी कहते हैं, ये आईएमपी है। राजस्व व्यय के उदाहरण पेंशन, वेतन, भत्ता, चिकित्सा सेवा, डाक सेवा, ये सारी सरकार देती है ना, ये सब सरकार द्वारा दिया जाता है। और पूंजीगत व्यय देखो, पुल बनाने में, सड़क बनाने में, अस्पताल बनाने में, स्कूल बनाने में जो सरकार पैसा खर्चा करती है उसे पूंजीगत व्यय। ये देखो ये बनते हैं तो पैसे जरूर खर्चा होते हैं, लेकिन उसकी संपत्ति में क्या होती है? वृद्धि होती है, इसलिए इसे कहा है पूंजीगत व्यय। अब इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने यहाँ लिखा है केंद्र सरकार की व्यय की मदद, मतलब केंद्र सरकार किस किस पर खर्चा करती है, तो आप ये भी मिला सकते हो और ये भी मिलाकर सारे लिख सकते हैं। पहला पेंशन, वेतन, भत्ता, दोनों ही लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन में ये वाला भी आ सकता है और ये वाला भी आ सकता है, दोनों को मिक्सअप कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी 2025 में ये पूछा गया है, सार्वजनिक या सरकारी वस्तु किसे कहते हैं और ये सरकार द्वारा ही क्यों दी जानी चाहिए? जैसे अगर सड़क मान लीजिए कोई एक निजी इंसान बनाने लग गया तो क्या ये सही रहेगा? नहीं। अगर सड़क कोई एक बनाने लग गया तो फिर तो लोग क्या कहेंगे कि ये तो हमारी सड़क है, आप मत चलो इस पर। लेकिन क्या कभी ऐसा होगा? नहीं, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ये जो क्वेश्चन दिया है कि ये सरकारी जो वस्तु है ये सरकार द्वारा ही क्यों दी जानी चाहिए। तो पहले तो समझे कि क्या होती है? राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़क, पुल निर्माण आदि सेवा या वस्तु जितनी भी होती है वो सब क्या कहलाती है? सरकारी वस्तु, सार्वजनिक वस्तु, जिसका उपयोग देश का हर एक व्यक्ति कर सकता है। हर व्यक्ति का समान अधिकार होता है और कोई भी व्यक्ति उसका उपयोग करने से वंचित यानी रह नहीं सकता है। हर इंसान उसका यूज कर सकता है। आपको ऐसा नहीं कह सकते नहीं आप ये सड़क का उपयोग नहीं कर सकते, कर सकता है। हर इंसान, देश का हर एक इंसान, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, वो उसका उपयोग कर सकता है। इसीलिए ये जो वस्तु है वो किसके द्वारा दी जानी चाहिए? सरकार द्वारा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर राजस्व। कर कितने प्रकार के होते हैं? एक तो प्रत्यक्ष कर, एक होता है अप्रत्यक्ष परोक्ष कर। प्रत्यक्ष कर मतलब वो वही व्यक्ति चुकाएगा जिस पर वो कर लगाया गया, मतलब कोई और इंसान नहीं चुकाया जा सकता है। जो जिस पर कर लगा वही इंसान जिसे पे करेगा, चुकाएगा, उसे प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है कि अगर जिस पर लगाया गया वो भुगतान नहीं करे तो कोई दूसरा व्यक्ति उसका भुगतान कर सकता है, उसे अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर के एग्जांपल आयकर बेस्ड एग्जांपल है, जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव आते हैं कि आयकर कैसा करे, प्रत्यक्ष करे। अप्रत्यक्ष कर का एग्जांपल आप सभी जानते हैं, जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। कब लागू हुआ? एग्जाम में आता है 1 जुलाई 2017 को। क्या है ये? जो वस्तु एवं सेवा पर कर लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जीएसटी कहते हैं। टॉपिक नंबर 10, सरकार की आय की 6 गैर कर योग्य मदें। गैर कर मतलब जिस पर कर नहीं लगाया जाता है, जिस पर टैक्स नहीं लगता है। कौन कौन सी है? रेलवे यानी जितने भी रेल चलती है वो, डाक यानी पोस्ट ऑफिस, मुद्रा एवं टकसाल यानी पैसा छापने वाले जो होते हैं वो, सार्वजनिक उपक्रम मतलब सरकार के जितने भी उपक्रम हैं, ऋण सेवा मतलब ब्याज दे दो, मतलब ऋण दे दो किसी को, अगर बदले में ब्याज भले लाखों में क्यों नहीं आ रहा, उस पर कभी भी टैक्स नहीं लगता है। और ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इसे सब लोग यूज करते हैं कि अगर मान लो आपको टैक्स से बचना है तो किसी को लोन दे दो या लोन ले लो, उसके बदले में जो ब्याज आएगा उस पर कभी भी टैक्स नहीं लगता है, चाहे वो ब्याज करोड़ों में क्यों ना, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है पूरक बजट। सरकार द्वारा पास कराए गए बजट की राशि, मतलब सरकार ने बजट बनाया, ये इसका मीनिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया, पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं समझा देती हूँ। पूरक बजट क्या? मान लीजिए सरकार ने बजट बनाया, अब पैसा कम पड़ गया, अब हम सरकार को जो खरीदना है, पैसा चाहिए, तो एक नॉर्मली बजट बनाएगी सरकार, जिसे हम क्या कहते हैं? पूरक बजट कहते हैं। लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति में अंतर। देखिए अभी मैंने इनका मीनिंग समझा दिया कि उस आय जिसका संबंध चालू वर्ष से होता है उसे राजस्व व्यय, उस प्राप्ति जिसका संबंध वित्तीय वर्ष से ना होकर आगामी वर्ष यानी आने वाले वर्ष से होता है उसे पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति अल्पकालीन होती है, पूंजीगत प्राप्ति दीर्घकालीन होती है। राजस्व प्राप्ति चालू खाता भी कहते हैं इसे, पूंजीगत प्राप्ति पूंजी खाता कहलाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे सरकार के आय के स्रोतों का बदले कोई भुगतान नहीं करना पड़ता, इसके बदले में क्या करना पड़ता है? भुगतान आवश्यक है। नेक्स्ट इसी का टॉपिक पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय में अंतर, ये आईएमपी 2019, 22 और 23 में पूछा गया। पूंजीगत व्यय अभी मैंने आपको समझाया, जिससे सरकार की संपत्ति बढ़ती है उसे हम पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय क्या होते हैं? जिससे सरकार की उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ती है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको बताया थे, वेतन, पेंशन, इनके पुल निर्माण, सड़क निर्माण, पहले वाली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें दिया गया। पूंजीगत व्यय से कमाई क्षमता बढ़ती है और राजस्व व्यय से कमाई क्षमता नहीं बढ़ती है। पूंजीगत व्यय एक वर्ष से अधिक तक बढ़ाए जाते हैं और राजस्व व्यय केवल वर्तमान वर्ष के लिए होते हैं। पूंजीगत व्यय बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं और राजस्व व्यय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर हो चुका है पूरा सरकारी बजट का जो चैप्टर है वो कंप्लीटेड। पूरे 6 नंबर के हर एक क्वेश्चन, हर एक छोटे से छोटा क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, आप इन्हें ध्यान से करिएगा और मैं गारंटी दे रही हूँ इसके अलावा क्वेश्चन कहीं और से नहीं आने वाला है। बस इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, जितने भी नोट्स आपको मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं वो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर उसे लिख लीजिएगा और उन्हें रीड करिएगा, जैसे मैंने समझाया वैसे लिखने की प्रैक्टिस करिए। आई होप इस क्वेश्चन इनके अलावा कुछ नहीं आने वाला है, इसकी मैं गारंटी दे रही हूँ। बस जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए। देखो बहुत मेहनत की गई है इस वीडियो के पीछे, आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए और अगर इसमें कुछ समझ ना आया हो तो उसका कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम।